नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी बता दें आपको कि ममता बनर्जी के समर्थन में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अब बड़ा बयान सामने आया है। और ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा है कि ममता बनर्जी ने काला कोट पहना है भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत के खिलाफ, और ये व्यक्तिगत अधिकार की बात है। मत का छीनना आपका हक छीनना है। बड़ी जानकारी दे दें कि ममता बनर्जी के समर्थन में अखिलेश यादव उतर आए हैं और कहा है कि ममता बनर्जी जो है वो बीजेपी के खिलाफ काला कोट पहनी हुई है और मत का छीनना आपके हक का छीनना है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान अब निकल कर सामने आया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चीन के सवाल पर ये अमेरिका की बात को आगे बढ़ा दिया हो, व्यापारिक अपने जो संबंध गहरे किए हैं, कहीं वो बात तो बाहर नहीं आ गई सामने। अखिलेश जी, एसआईआर पे बात करें तो ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जाएंगी। एसआईआर के इशू पर क्या कहना है आपका? जो ममता बनर्जी जी पहुंची हैं, उन्होंने जो काला कोट पहना है भारतीय जनता पार्टी की काली करतूत के खिलाफ, और जनता को इसी तरह सामने आना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत अधिकार की बात है। मत का छीनना आपका हक का छीनना। मत छीनेगा तो हक छीनेगा, और हक किस बात का? हर चीज का छीनता चला जाएगा। कल को विरासत के कागज आप बनाने के लिए सरकार आप पे दबाव बनाएगी, आप नहीं बना पाएंगे। नागरिकता का सवाल आएगा, बहुत सारे सवाल आएंगे। और जो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एसआईआर को देखा है, ये कहीं ना कहीं संगठित अपराध कर रहे हैं लोग। अधिकारी मिले हुए हैं, कुछ अधिकारी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर उसके बावजूद भी अधिकारियों पे दबाव बनाया जा रहा है। तो वहीं अम्बेडकर नगर से जुड़ी एक अहम सामाजिक खबर जो है वो सामने निकल कर आई है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय अग्रहरि वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र अग्रहरि का जनपद में पहली बार आगमन हुआ। और इस अवसर पर शहर के एक निजी होटल में वैश्य समाज के लोगों की तरफ से उनका जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। समाज में के पदाधिकारियों और सदस्यों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र अग्रहरि ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर जगन्नाथ अग्रहरि की तरफ से उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनका वो पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने समाज को संगठित और मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया और कहा कि वैश्य समाज को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक एकता के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। नरेंद्र अग्रहरि ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वो सरकार से बातचीत करेंगे और इस पूरे मामले को गंभीरता से उठाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि देश के लोगों की मदद के लिए संगठन जो है वो हर संभव प्रयास करेगा। कार्यक्रम के दौरान वैश्य समाज के लोगों ने संगठन से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और सुझाव को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा। हमारे साथ बात करने के लिए वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए नरेंद्र कुमार गुप्ता जी, हम इन्हीं से बात करेंगे। आज अध्यक्ष बनाए गए, क्या कहेंगे आप? मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं तथा पूरे राष्ट्र के सभी अग्रहरि समाज को या सभी व्यक्तियों को धन्यवाद और उनसे आशीष प्रदान करता हूं। आए दिन वैश्य समाज पे अत्याचार हो रहा है, उनके साथ लूट हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से क्राइम घटा हुआ है, उस तरीके से ये शब्द कहना कि आए दिन यहाँ लूट हो रहा है या और देखिए, क्राइम 24 करोड़ जनता है तो थोड़ी बहुत तो रहेगी ही। अब ये तो है नहीं कि एकदम जीरो टेरर पे आ जाए, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ क्राइम, पूरा उत्तर प्रदेश एक नजीर बन गया आज क्राइम के मामले में। कहीं भी एक पैसे का जो है न छिनैती हो रही है, न किसी महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है। यहाँ तक माफिया या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिए हैं, या तो बिल में घुस गए हैं, या तो जेल में बैठे पड़े हैं। बजट को लेकर आप क्या कहेंगे? बजट जो है किसानों का है। बजट जो है गरीबी को खत्म करने के लिए, जिस तरीके से भाजपा ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया है, उसी में ये बजट भी अग्रसित है। और हमारे यहाँ किसान, मजलूम, नौजवान सभी को जो है इस मंदी के युग में आगे बढ़ाने का काम ये बजट कर रही है। और पूरे विश्व को ये नजीर दे रही है कि भारत एक ऐसा देश है जो
इतना आगे बढ़ने में अग्रसर है। बाकी सभी लोग अपने यहाँ इतनी गरीबी रेखा से परेशान हैं, इतना लोग महंगाई से परेशान है कि किराए मच रहा है। ईरान जैसे सशक्त देश में 1 करोड़ में 1 दर्जन अंडा मिल रहा है। 1 करोड़ रुपए में 1 दर्जन अंडा है ईरान में। आप समझिए कि भारत और ईरान कितना सशक्त भारत हो गया है कि ईरान जैसे देश को जो है कितना पीछे छोड़ दिया है, और हम तीसरी इकोनॉमी बनने वाले हैं। हमारे साथ बात करने तो वहीं गौतम बुद्ध नगर के गैंगस्टर और स्क्रैप माफिया रवि काना की उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा जिले से रिहाई के मामले में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, जहां पर 30 जनवरी को इस पूरे मामले को लेकर यूपी कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग ने बांदा जेल के कारापाल विक्रम सिंह को निलंबित कर दिया है। तो वहीं अब जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध शहर कोतवाली में मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं एसपी ने जांच टीमों को लेकर गठित किया है। ऐसे में बता दें आपको कि रवि काना जो है अगस्त 2024 में गौतम बुद्ध नगर की जेल से बांदा जेल लाया गया था। तब से यहां पर वो रह रहा था, जिसकी 29 जनवरी को जेल से रिहाई कर दी गई थी। वहीं गौतम बुद्ध नगर के सीजीआई की तरफ से एक पत्र जारी किया गया और बताया गया कि बिना न्यायालय की अनुमति को रवि काना को जेल से रिहा कर दिया गया है और इसके साथ ही न्यायिक आदेशों की अवहेलना की गई है, जिसके बाद से यहाँ के कार्यपालक जो है उन्हें विक्रम सिंह को 30 जनवरी को निलंबित कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि जेल चौकी प्रभारी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर जेल में नियुक्त अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है, जिससे आरोप लगा है कि जेल में गौतम बुद्ध नगर और अपराधी जिसका नाम रवि काना है उसका गौतम बुद्ध नगर के न्यायालय के समक्ष पेशी के बाद से बिना किसी न्यायालय के आदेश के और बिना किसी सूचना के उसे रिहा कर दिया गया है। फिलहाल इस मामले में पूरी तरह से अब कार्रवाई देखने को मिल रही है। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर में जेल चौकी प्रभारी द्वारा दी गई एप्लीकेशन के आधार पर जेल में नियुक्त अधिकारी कर्मचारीगण के द्वारा एक अभियोग के विरुद्ध एक अभियोग पंजीकृत किया गया है, जिसमें आरोप लगा है कि जेल में निरुद्ध एक अपराधी जिसका नाम रवि काना है उसका जनपद गौतम बुद्ध नगर के माननीय न्यायालय के समक्ष पीसी के पेशी के उपरांत बिना किसी माननीय न्यायालय के आदेश के और बिना माननीय न्यायालय को सूचित उसको रिहा कर दिया गया। ये प्रकरण संवेदनशील है। मेरे स्तर से इसमें एक विशेष विवेचनात्मक टीम एडिशनल एसपी के नेतृत्व में गठित की गई है। ये टीम हर पहलू पे गहनता से जांच करी किन परिस्थितियों में अभियुक्त को रिहा किया गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनपद बांदा के थाना कोतवाली नगर में जेल चौकी प्रभारी द्वारा तो वही खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर चोरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जिसके बाद से 5 अभियुक्त जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है हरदोई से, जहां पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। हरदोई पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसके बाद से पुलिस ने चोरी की टीम में शामिल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की कई वारदातों में शामिल ये सातिर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए 5 अभियुक्तों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 5.5 लाख रुपए की नकदी, चोरी के आभूषण और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है हरदोई से। बता दें कि बीती रात को पुलिस और बदमाशों के बीच यहां पर मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पुलिस ने चोरी का माल भी इनके पास से कब्जे में ले लिया है और सूचना मिलने के बाद से पुलिस टीम ने मौके पर पहुंची है और लगातार अपराधियों की घेराबंदी की है। पुलिस को देखते ही बदमाश भागने लगे और फायरिंग करने का प्रयास किए। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की, जिसमें से एक बदमाश जो है लल्लू के पैर में गोली लग गई है और उसे इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि चोरी के मामले में ये अपराधी लगातार कई मकानों की रेकी करते थे, फिर उसके बाद से चोरी की घटना को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और इन अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने 5,45,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। और ऐसे में
चोरी के आभूषण, एक अवैध तमंचा, कई जिंदा कारतूस, खोखा भी पुलिस ने बरामद किया है। बड़ी जानकारी निकलकर हरदोई से आ रही है, तो वहीं पुलिस जो है वो पूछताछ लगातार कर रही है। पूछताछ में ये सामने आया है कि सभी अभियुक्त जो है वो दिन में गांव की रेकी करते थे और रात में चोरी की घटनाओं को लगातार अंजाम देते थे। उन्होंने हरदोई जनपद में कई जगहों पर लगातार चोरी की है और इसके बाद से पुलिस ने फिलहाल बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस जो है वो लगातार इनके रिकॉर्ड भी खंगाल रही है और इन अभियुक्तों पर पहले से भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है और इनके खिलाफ चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज है। फिलहाल पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर हरदोई का ये मामला है और 5 अभियुक्तों को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से नकदी, अवैध तमंचा, कारतूस भी बरामद किया है। आज दिनांक 4 फरवरी 2026 को समय करीब 5 बजे सुबह प्रभारी निरीक्षक थाना संडीला व अतरौली की टीम द्वारा चक्कर रोड थाना संडीला के पास मुठभेड़ के दौरान 5 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। दौरान मुठभेड़ फायर एक्सचेंज में एक बदमाश लल्लू पुत्र पुत्रीलाल निवासी ग्राम भरियाना थाना संडीला गोली लगने से घायल हुआ है, जिसे तत्काल उचित उपचार हेतु चिकित्सालय भेजा गया। मुठभेड़ के दौरान घायल उपरीक्षक कमलेश पाठक थाना संडीला को भी उपचार हेतु भेजा गया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए बदमाश लल्लू सहित उसके कुल 5 साथियों से थाना संडीला अतरौली काशीपुर क्षेत्र के अंतर्गत इनके द्वारा कारित की गई विभिन्न चोरियों के माल, जिसमें 5,45,000 रुपए नगद, सोने चांदी के आभूषण बरामद हुए हैं। 2 अवैध तमंचे, मैं जिंदा व खोखा कारतूस के भी बरामद हुए हैं। इन गिरफ्तार बदमाशों पर जनपद लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर आदि से कई अभियोग पंजीकृत हैं तथा इनके अन्य आपराधिक इतिहासों की जानकारी की जा रही है। बदमाशों को हिरासत में लेते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के कन्नौज से, जहां पर खेत में जली हालत में युवती का शव मिला है और उसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कन्नौज से, जहां पर आलू के खेत में जली हालत में युवती का शव मिला है और हत्या कर साक्ष्य को छिपाने और जलाया गया है। फिलहाल शव को देखकर पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीणों की सूचना के बाद से फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। एसपी विनोद कुमार ने क्राइम सीन पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। एसपी ने कहा है कि सर्विलांस सहित कई टीमें जो हैं वो लगातार जांच पड़ताल कर रही हैं। सदर कोतवाली क्षेत्र के ऋतुकला गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सड़क के पास ये शव मिला है अधजली अवस्था में और युवती की शिनाख्त में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। यूपी के कन्नौज से खबर है और बेहद ही दर्दनाक खबर ये निकलकर सामने आई है, जहां पर युवती का जो है वो अधजला शव मिला है। आलू के खेत में ये शव मिला है, तो वहीं हत्या कर साक्ष्य को छुपाने और जलाया गया है, इसका अंदेशा भी लगाया जा रहा है। ग्रामीणों की सूचना के बाद से पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। एसपी विनोद कुमार जो हैं वो क्राइम सीन पर पहुंचे हैं और घटनास्थल का निरीक्षण किया है और ऐसे में एसपी और सर्विलांस सहित कई टीमें जो हैं वो लगातार इस मामले की पूरी तरीके से जांच पड़ताल कर रही है। सदर कोतवाली क्षेत्र के सड़क के पास का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो है यो युवती की पहचान करने में जुटी हुई है। देखिए, थाना कोतवाली के एक ऋतुकाला गांव में एक राम बाबू कुशवाहा है, उनका आलू का खेत है। तो जीटी रोड से लगभग 100 मीटर अंदर एक जली हुई अवस्था में एक डेड बॉडी मिली है, युवती की प्रतीत होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं बाहर से डेड बॉडी को ला करके यहाँ पर किसी ज्वलनशील पदार्थ डाल करके जलाया गया है। अधिकांश हिस्सा जल गया है, लेकिन चेहरा काफी बचा हुआ है, जिससे पहचान कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। कई टीमों का गठन किया गया है, जिसमें एसओजी सर्विलांस और स्थानीय पुलिस की टीमें बनाई गई हैं। सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं और टोल प्लाजा से भी जानकारी की जा रही है। आसपास के जनपदों में जितनी मिसिंग हैं, जितनी अपहृत लड़कियां हैं, उनके बारे में भी जानकारी की जा रही है और कई टीमों को गठन करके घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। देखिए, तुम्हें खबर यूपी के कानपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचरों पर गंभीर आरोप लगा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के कानपुर से, जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचरों पर गंभीर आरोप लगा है। टीचरों पर छात्र छात्राओं को पीटने का भी आरोप लगा है। टीचरों की गुंडई से आहत होकर छात्र जो हैं वो जमकर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। छात्र समेत छात्राओं ने भी गंभीर आरोप लगाए। ऐसे में चंद मिनट देर से ही
पहुंचे छात्रों के साथ जमकर मारपीट किया, मामला सामने आई है। ऐसे में मार्च को लेकर भी यहां पर लगातार धमकी दी जा रही है। महाराणा प्रताप इंजीनियर कॉलेज के छात्र ये बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी निकलकर कानपुर से आ रही है, जहां पर टीचरों की गुंडई से आहत छात्रों का जमकर हंगामा देखने को मिला है। बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो कैंपस में उतर आए हैं और लगातार नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर छात्रों के साथ छात्रों को भी पीटने का आरोप लगाया गया है। ऐसे में टीचरों की जो गुंडई है वो निकल कर सामने आई है और लगातार यहाँ पर जो छात्र हैं वो हंगामा करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जमकर नारेबाजी की जा रही है। तो वहीं पुलिस प्रशासन जो है इस पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। कौन गया? दो लड़कियां और एक गाड़ी में डायरेक्टर, दो लड़कियां डायरेक्टर की गाड़ी में गई। और लड़कियों का चोट है, ये इनके अफगाल की देखिए, इन लोगों ने डंडे तक उठा लिए थे, डंडे तक उठा लिए थे जब बच्चों ने धक्का मारा। आप ज्यादा देखिए, गार्ड के उसमें देखिए जाके साथ लाठी रखी है। कि बीसी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हूँ सर केस बस इतना सा था कि 9 बजे कॉलेज का गेट खुलता है, अगर बच्चा लेट हो जाता है तो बंद हो जाता है। अभी पॉलिसी आई रिसेंट में कि 9:15 पे गेट खुल जाएगा, ठीक है। 9:15 पे गेट खोला, हम लोग आ गए, ठीक। ये आए, हॉर्न बजा रहे होंगे कुछ लोग गेट खोलने के लिए, ठीक। ये आए, कहते क्या है, लाठी से मारूंगा, ये करूंगा। सर महिला खड़ी है, क्या लाठी से मारूंगा? सर ये इनकी तमीज है सर, ठीक है। फिर एक सबसे पूछा कि तुम क्यों आए हो यहाँ पे, तुम लोग क्यों आए हो? तो एक बच्चे ने कहा पढ़ने आया हूँ। उसको घसीटा, इस तीन पे मारा, इतना मारा उसे जानवरों के तरीके मारा। फिर एक बच्चा जैसे ये है, इन्होंने वीडियो बनाया तो क्या वीडियो बनाओगे? वीडियो में क्या अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है सर महिला, उसमें एक बच्ची इतनी घायल हो गई, अधमरी हो गई है सर। और ये कॉलेज वाले ऐसे हैं, उन्होंने उस टीचर को बाहर भेजा दिया। बच्चा सस्पेंड करने में तो 2 मिनट लगता है सर, वो भर्ती है। टीचर सस्पेंड करने में 1 घंटा से परेशान है हम लोग सर। उस बच्चे को मारने के बाद मैंने जैसे ही फोन निकाला वीडियो बनाने के लिए, तो ये आते मेरे पास और ये बोलते हैं कि तू वीडियो बनाएगा। इन्होंने मुझे मारना चालू करा। इन्होंने पहले मुझे धक्का दिया और मैं जब जमीन पे गिरा तो इन्होंने मुझे 6-7 तमाचे, और फिर उसके बाद ये भी उससे थक गए तो पैर से मारना, इन्होंने लाते मारना चालू कर दिया और बोले कुत्ते बनाएगा, बनाएगा। फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज के अंदर मुझे घसीट के लेके गए हैं तो मुझसे ये कहा जा रहा है तुम्हें 3 साल यहीं रहना है, 3 साल की डिग्री 5 साल में कंप्लीट करोगे। और मुझसे ये कहने के बाद कहा जा रहा है कि तुम्हारे इंटरनल हम ही लोगों के हाथ में है। कौन गया? खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर बेखौफ बालू खनन माफिया यमुना नदी का सीना चीरकर खुलेआम मशीनों से बहती जलधारा से बालू निकालकर प्राकृतिक संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं। ऐसे में ये जो है बल्कि पर्यावरण पर भी भारी नुकसान पहुंच सकता है। बता दें कि गांव में 2 घाटों पर जेसीबी पुकलैंड से बहती जलधारा से खुलेआम बालू खनन की ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। प्रशासन ने खनन माफियों पर मशीनीकरण पर प्रयोग करने से फिलहाल मना नहीं किया है, तो वहीं आने वाले बरसात में यमुना की धारा जो है वो बदल सकती है, जिससे इलाके में कई गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में भी आ सकते हैं। बड़ी जानकारी कौशाम्बी से निकलकर आ रही है सामने, जहां पर पर्यावरण को ये लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। जलधारा से खुलेआम बालू खनन लगातार जारी है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है कि किस तरह से जेसीबी के मशीन से जलधारा का सीना चीरकर बालू खनन किया जा रहा है। कौशाम्बी जनपद में बालू खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि यमुना की बहती जलधारा में भारी पुकलैंड जेसीबी मशीनों से अवैध खनन का कारोबार जोरों पर चल रहा है। वहीं कई बार लगातार जीपीएस वीडियो वायरल हुआ, लेकिन खनन अधिकारी, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, राजस्व विभाग द्वारा अभी तक कार्रवाई शून्य देखने को मिल रही है। वहीं लगातार कई जगह, कई घाटों पर जिस तरह से वीडियो वायरल हो रहा है, इससे खनन अधिकारी, जिला प्रशासन की निरंकुशता साबित कर रही है। वहीं लोगों में भारी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बीते समय अभी कटैया घाट के कई घाटों पर जीपीएस वीडियो जो कि भारी पुकलैंड मशीन और जेसीबी की सहायता से यमुना की बहती जलधारा से बालू का अवैध खनन कर रहे हैं और लगातार जीपीएस वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो वायरल होने के बावजूद खनन अधिकारी जानकर अनजान बने हुए हैं। वहीं लोगों में ये भी भारी आक्रोश है कि जिस तरह से एनजीटी नियमों का खुले तौर से उल्लंघन कर रहे हैं, राजस्व विभाग को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये साफ तौर से यूपी गवर्नमेंट खुली चुनौती दे रहे हैं। जबकि योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर से कहना है
कि जो भी कानून का उल्लंघन करे उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ऐसे पर कौशाम्बी की खनन विभाग और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की जो कार्रवाई नहीं हो रहा है, लोगों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से कटैया घाट में भारी पुकलैंड मशीन और जेसीबी की सहायता से अवैध खनन हो रहा है, इससे लोगों में आशंका है कि आने वाले जो भारी बारिश होगी, बाढ़ से यमुना नदी का जलधारा जो है दूसरे दिशा में बढ़ सकती है और कई गांव इससे प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि खनन माफिया और खनन अधिकारी को इस सब मामले से क्या लेना देना है? यदि इस मामले में अगर वो ध्यान देते तो अब तक कार्रवाई देखने को मिलती। लोगों में, ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और देखने वाली यह बात होगी कि जिस तरह से ये जीपीएस वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर क्या खनन अधिकारी, जिला प्रशासन संज्ञान लेंगे। दिल्ली 24 भारत से लवलेश कुमार, कौशाम्बी। वहीं फिरोजाबाद से बेहद ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर एक मासूम बच्चे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। बता दें कि बच्चे का नाम मयंक बताया जा रहा है, जिसकी उम्र महज 12 साल की है। माखनपुर का वो निवासी बताया जा रहा है, जहां पर उसकी धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पूरा मामला जो है वो थाना माखनपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है, जिसके बाद से सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और पुलिस के तमाम आला अधिकारी भी जो है वो भी मौके पर पहुंचे हैं। परिजनों ने बताया है कि पिता ने ही अपने बेटे को मौत के घाट उतारा है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि परिजनों का कहना है कि पिता ने ही अपने बेटे को मौत के घाट उतारा है और हत्या करके शव को बक्से में छुपा दिया है। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई है, जिसके बाद से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस से पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बड़ी जानकारी फिरोजाबाद से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मासूम बच्चे की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है और ऐसे में एक सूचना मिली थी मक्खनपुर माता मंदिर के सामने एक ये राजेश सनूप राम किशन जो अपनी पत्नी के साथ उर्मिला के साथ रहता था, तो सूचना ये प्राप्त हुई कि राजेश द्वारा अपने बेटे की हत्या कर दी गई है। बेटे का नाम मयंक है, उम्र 12 वर्ष। इस सूचना पुलिस ने जैसे मौके पर जाकर देखा तो वहाँ खोजबीन की तो डेड बॉडी बक्से से बरामद हुई है और ये जो राजेश था ये पहले से ही दारू पीने का आदी था और इनमें विवाद था, पहले से पति पत्नी का कोई विवाद चल रहा था। इस बात को देखते हुए फिलहाल डेड बॉडी को मोर्चरी भिजवा दिया गया है और वादिया से तहरीर लेकर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शेष टीम गठित की गई है अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए। आगे विधिक कार्रवाई तथ्यों के आधार पर की जाएगी। एक सूचना मिली। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी के पीलीभीत से, जहां पर जहानाबाद और अमरिया में बगैर चिकित्सकों और टेक्नीशियन के चल रहा है अल्ट्रासाउंड सेंटर। बड़ी जानकारी निकलकर पीलीभीत से आ रही है। बता दें कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि अस्पताल जो है वो बगैर पंजीकरण के चल रहा था और इसके साथ ही अस्पताल और अल्ट्रासाउंड जो है वो बिना पंजीकरण के चल रहा था। पीलीभीत में स्वास्थ्य विभाग भी अवैध अस्पतालों और अल्ट्रासाउंड की दुकानों को सील करता हुआ नजर आया है और बाद में स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत के चलते अब बड़ा खेल होने का भी मामला सामने आया है। फिलहाल प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इसे सील कर दिया है। अल्ट्रासाउंड सेंटर और अस्पतालों को भी सील कर दिया गया है। जानकारी लेने के बाद से स्वास्थ्य विभाग कहता है कि दबंगई के बल पर खोल लिया गया था और आखिर क्या है दबंगई और किसने की है दबंगई, ये बड़ा सवाल निकल कर सामने आ रहा है। मुख्य चिकित्सक अधिकारी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र अमरिया ने औचक निरीक्षण किया है, जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं प्रसव प्रगति कम होने पर भी नाराजगी जताई है और अब इसके बाद से शिकायतकर्ताओं के आधार पर अब बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ महाराणा प्रताप कॉलेज है, मंधना थाना क्षेत्र बिटूर में। यहाँ पर पुलिस को सूचना प्राप्त होती है कुछ बच्चे जो यहाँ स्टूडेंट्स हैं वो आक्रोशित होकर के यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचती है। पता ये चलता है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स की एंट्री को टाइमिंग को लेकर के कुछ विवाद हुआ था। यहाँ की फैकल्टी और गेट पे जो गार्ड्स रहते हैं उनको लेकर के कुछ विवाद हुआ। उसमें कुछ गार्ड्स और यहाँ की कुछ फैकल्टीज ने
जो यहाँ के स्टूडेंट थे, छात्र थे, उनके साथ हाथापाई की, उनके साथ मारपीट की। इस कारण से छात्रों में आक्रोश था, छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। तत्काल यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, उच्च अधिकारी है वो भी मौके पर पहुंचते हैं। छात्रों से बातचीत की जा रही है, उनकी कुछ डिमांड्स हैं, उनको हम लोगों ने रिटर्न डिमांड्स उनकी लिया है। जिन्होंने मारपीट किया था उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, और जो भी अन्य इनकी डिमांड्स हैं उसमें इन लोगों से लिखवा करके हम लोग ले रहे हैं। और अभी फिलहाल शांति व्यवस्था की कोई ऐसी समस्या नहीं है, यहाँ पर बातचीत चल रही है और जो भी नियमानुसार विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। देखिए, अगर किसी शिकायत पे किसी को बंद किया गया है तो वो बंद रहेगा, और यदि कोई इस तरह की, जैसा आप बता रहे हैं, अगर कोई है तो वो संज्ञान में जैसे ही आएगा तो उसके लिए पुलिस को सूचना दी जाएगी, ताकि उसके खिलाफ जो है इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए समुचित कार्रवाई की जाए। तो वहीं यूपी के सीतापुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव प्रवीण कुमार सिंह और जिला अध्यक्ष ललित सिंह ने और पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता श्रीमती सुमित्रा पवार को विधायक दल का नेता चुने जाने के साथ ही महाराष्ट्र की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दिया। और पार्टी के महासचिव प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि पार्टी और महाराष्ट्र के साथ देश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक मजबूत दिशा मिलेगी, और कहा कि हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी जो हैं वो अजीत पवार जी के सपने को साकार करते हैं और पार्टी को प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में भी बड़ी पार्टी के रूप में समाजवादी कांग्रेस पार्टी लाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जो हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुमित्रा पवार जी के हाथों को मजबूत करना है। कार्यकर्ताओं का ये बड़ा बयान निकलकर सामने आ रहा है। यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने सुमित्रा पवार को बधाई दी है। महाराष्ट्र की प्रथम महिला जो है वो डिप्टी सीएम बनी है। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र की प्रथम महिला डिप्टी सीएम बनी है अजीत पवार की पत्नी सुमित्रा पवार। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं उन्हें बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सुमित्रा पवार को बधाइयां दी हैं। सुमित्रा पवार को बधाइयां का सिलसिला लगातार जारी है। महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है सुमित्रा पवार। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है गाजियाबाद से। बड़ी जानकारी इस वक्त की बता दें कि 3 नाबालिग बहनों की आत्महत्या का मामला। बड़ी जानकारी दे दें कि पुलिस ने किया बड़ा दावा। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है गाजियाबाद से। ऑनलाइन गेम के चलते सुसाइड नहीं, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पुलिस हर पहलू पर कर रही है जांच पड़ताल। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि 3 नाबालिग बहनों की आत्महत्या का मामला है ये। और ऐसे में इस खबर पर हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ अजीत रावत जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, और उनसे जानते हैं कि गाजियाबाद से बेहद ही दुखद खबर सामने आई है निकलकर, जहां पर अब कहा जा रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग के चलते ये सुसाइड नहीं किया गया है, 3 बहनों ने सुसाइड किया है। क्या कुछ अपडेट है अजीत? जी देखिए, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, घटना गाजियाबाद के लोनी थाना टीला मोड़ की घटना है, जहां ये भारत सिटी सोसाइटी के अंदर जानकारी के मुताबिक ये पता लगा है कि जो लोगों ने बताया, आसपास के लोगों ने बताया कि जानकारी के मुताबिक जो जानकारी मिली है, 9वीं मंजिल से 3 जो सगी बहनें हैं वो एक कोरियन गेम के चलते उन्होंने छलांग लगा दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस हालांकि इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है कि आखिरकार मौत का कारण क्या है, किस तरीके से ये मौत हुई है। सभी बारीकी से पुलिस जो है वो जांच कर रही है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस ये देख रही है कि आखिरकार इस गेम में किन किन चीजों से रिलेटेड जो जरूरी चीजें हैं, जैसे कि टास्क मिलना, इस तरीके की चीजों पर बारीकी से पुलिस की जो जांच है वो की जा रही है। फिलहाल पुलिस के जो पीड़ित परिवार के जो परिजन हैं वो काफी मातम का माहौल वहां पर छाया हुआ है। आपको बता दें कि काफी जोर जोर से जब हम उनके फ्लैट पे भी पहुंचे थे वहां पर, तो वहां फ्लैट को अंदर से बंद करके वो जोर से रोने की आवाजें जो है वो साफ तौर पर सुनाई दी जा रही थी। और वहां पीड़ित परिवार
परिवार से भाजपा के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं और वहां पर उनके दुख को बांटा है। फिलहाल लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का ये कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच होगी और ये गेमिंग ऐप जो कोरियन विदेशी गेमिंग ऐप है, जब ये बैन कर दिया गया है तो आखिरकार किस तरीके से ये संभव हो सकता है कि बच्चे जो हैं इसके लत जो है उनको लग चुकी है। हालांकि वजह ये भी है कि 2 सालों से जो बच्चियां थी वो स्कूल नहीं जा रही थी। ये भी एक बड़ी बात मानी जा रही है कि स्कूल से दूर हटने के बाद इस गेम की आदी जो है वो बच्ची बनी और उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस अब हर पहलुओं से हर एंगल पर जांच कर रही है कि आखिरकार मौत की वजह क्या थी, किस तरीके से इनकी मृत्यु हुई। क्या ये टास्क जो एक ऐसा स्टेज भी होता है जहां पर गेमिंग में पहले दोस्ती करते हैं, उसके बाद उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनको जोर डालते हैं, प्रेशर डालते हैं, उसके बाद इस तरीके के जो हरकत है वो कर पाते हैं बच्चे जो हैं। हालांकि नाबालिग बच्चियां थी, उनको इस बात का समझ नहीं था कि क्या गेम है, किस तरीके की चीजें जो है वो निकल सामने आ रही है। ये बड़ी बात है कि पुलिस जो है वो सभी पहलुओं पे जांच कर रही है। क्या गेम ही है, यही कारण है कि गेम है इसके पीछे, या फिर कोई और बड़ा मामला भी हो सकता है। पुलिस सभी एंगल से यहाँ पर जांच कर रही है। आखिरकार उनके पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के आधार पर ये पता चल सकता है कि आखिरकार क्या वजह रही और किस तरीके से इस मौत के पीछे का जो कारण है वो पता चल सकेगा। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया अजीत। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।